हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत पार्ट 6। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग ने बच्चों एमसीक्यूज के साथ चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और एमसीक्यूज में आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग नजर आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग अगले चैप्टर नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का कौन सा? सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को आज की क्लास में क्या क्या फिनिश करना है, मैं आज की क्लास में टारगेट लेके आया हूं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश करने की और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फिनिश करने की। देखते हैं हम लोग आज की क्लास में कहां तक पहुंच पाते हैं। ये चैप्टर एम लक्ष्मीकांत में तो 4 पेज के अंदर दिया हुआ है, पर ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत लेंथी है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट्स के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझाई गई हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर का जैसा कि नाम आप देख पा रहे हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो बच्चों इस चैप्टर को ना पढ़ने से पहले मैं आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर देना चाहता हूं। जैसे कुछ क्वेरीज आएगी अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आएगी, क्या होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूं। ओवरव्यू से आप समझ लेंगे कि चैप्टर हम लोग का आगे किस तरीके से जाएगा, चैप्टर हम लोग आगे किस तरीके से इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बच्चों देख लो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बच्चे क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए होती है? ये कंट्री के अंदर सब लोगों के लिए होती है। किसके लिए होती है? सब लोगों के लिए, फॉर ऑल द सिटीजन। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है किसके लिए? सब लोगों के लिए। इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन बनाता है? हु मेक्स, इसको कौन बनाता है? इसको बनाते हैं 2 लोग, या तो कोई असेंबली, या तो कोई बॉडी, या तो पार्लियामेंट। बनाता है, या तो किंग एंड क्वीन, या तो किंग एंड क्वीन जो बोल देते हैं, जो स्पीक करते हैं, वही हम लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। यही होता है नियम कानून, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें, जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होते कितने टाइप्स के हैं। एक्चुअल जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एक्चुअल बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बच्चे होता है हम लोगों का 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और बच्चों एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है हम लोगों का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चे थोड़ा आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज अनरिटन। अनरिटन का मीन्स क्या होता है कि मीन्स वहां पे ऐसा कुछ लिखा होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। देखते हैं, समझते हैं। बेटा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर से बोलिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको एक बॉडी एक साथ, इसको बॉडी एक साथ फ्रेम करती है। इसको बॉडी क्या करती है? एक साथ फ्रेम करती है। ठीक, बॉडी इसको एक साथ क्या करती है? फ्रेम करती है। पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक साथ, फिर से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक साथ फ्रेम नहीं किया जाता। एक साथ क्या नहीं किया जाता? फ्रेम नहीं किया जाता।
क्लियर हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एक बॉडी एक साथ प्रिपेयर कर देती है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक साथ प्रिपेयर नहीं किया जाता। आगे देखते हैं इनके बीच में और क्या डिफरेंस है। इसके अंदर जो डिफरेंस ये है, जो हम लोगों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है WC, बेटा ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। बच्चे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड। क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड। क्लियर हो गया? इसके अंदर हर चीज क्या होती है? क्लियरली मेंशन्ड होती है। जो हम लोगों का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हम लोगों का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके अंदर हर चीज वेगली लिखी होती है। क्या लिखी होती है? वेगली लिखी होती है। इसके अंदर क्लियर एक्सप्लेनेशन और थॉट्स नहीं होते। इसके अंदर क्लियर एक्सप्लेनेशन और थॉट्स नहीं होते हैं। किसके अंदर? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी होती है। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा, यू माइट बी थिंकिंग कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वी डोंट हैव ईच एंड एनी पॉइंट इन रिटन, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वहां पे कोई चीज लिखी नहीं होगी, लोगों को याद कराया जाता है। इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पीपुल आर नॉट टॉट कॉन्स्टिट्यूशन टू लर्न। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पे जो एक एक स्टेप होता है, क्या होता है बच्चे? जो स्टेप होता है वो एक साथ मेंशन्ड नहीं होता। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट अलग होगा, एक पार्ट अलग होगा, एक पार्ट अलग होगा। अगर आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जाके पढ़ना है तो आपको कोई एक बुक नहीं मिलेगी, एक साथ वो अलग अलग किस्तों में लिखा होगा। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा? एक कंप्लीट बुक होगी जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगी। हर चीज उसके अंदर एक एक चीज लिखी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस था रिटन और अनरिटन के अंदर। आइए हम लोग इसको पॉइंट के फीचर से समझने की कोशिश करते हैं कि रिटन और अनरिटन का मतलब क्या था। ठीक, देखते हैं। पहला फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो इसका फीचर आ रहा है वो आ रहा है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखा गया संविधान। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या है लिखा संविधान, तो इसको समझते हैं। It is a constitution that has been systematically written down in a single document। मतलब समझे, यह एक ऐसा संविधान है जिसे एक दस्तावेज में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। मतलब समझ गए कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज किया गया है। मतलब उसमें हर चीज के क्लॉज, ईच एंड एवरीथिंग को मेंशन किया गया है, बताया गया है। दे आर कोडेड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, उन्हें एक संरचना तरीके से कोडेड किया गया है। क्लियर हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। देखते हैं हम लोग आगे है दे आर कंपाइल्ड थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जी हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आइए समझते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब ये होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मीनिंग ये होगा, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप के अंदर क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए, एक मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी,
क्या करी, एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी और उस स्कीम के अंदर बोला गरीबों की हेल्प करना है। बच्चों बात समझना, स्टेप बाय स्टेप का मतलब, गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी, उसका मीनिंग उन्होंने उसमें उनका जो मोटो है, मतलब है कि हमको गरीबों की क्या करना है, हेल्प करना है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा गरीब कौन, गरीब की एक डेफिनेशन बनाई जाएगी, ठीक। हेल्प करनी है, क्या हेल्प करनी है, किस प्रकार की हेल्प करनी है, कितनी हेल्प करनी है, कौन लोग इस हेल्प को ले सकता है, इस हेल्प को पर्सन तक किस बॉडी के थ्रू पहुंचाई जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको एक स्ट्रक्चर्ड, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलते हैं। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक हम लोगों का क्या होता है बच्चे, हम लोगों का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आगे, इन दिस जुडिशरी हैज मोर पावर। तो याद रखिएगा बच्चे, जिस कंट्री के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है उस देश के अंदर जुडिशरी यानी न्यायपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो बच्चों आपको ये बात शायद अभी तक नहीं पता होगी, जान लेना। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो बच्चों याद रखना इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट सेकंड नंबर पे आता है। पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बैलेंस बना के रखा गया है, कोई भी अपनी पावर का एक्सट्रीम मिसयूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। तो जिस कंट्री के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे सुप्रीम कौन होता है, जुडिशरी होता है, वहां पे संविधान सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका क्या होती है, सर्वोच्च होती है, ठीक। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यहां पे हर चीज संविधान के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आप भारत में देखिए इलेक्शन होगा तो किस प्रोसेस से होगा, किस प्रोसीजर से होगा, इलेक्शन का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, इलेक्शन से कौन जीत के आएगा, ये सब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फॉलो किया जाता है। तो किसके वो स्टेप किस में लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो इसमें क्या सर्वोच्च होता है, संविधान। दे आर फ्लेक्सिबल लाइक इंडिया एंड रिजिड लाइक अमेरिका। वो भारत की तरीके लचीला और अमेरिका की तरीके कठोर है। बच्चे का संविधान कोई भी लचीला यानी फ्लेक्सिबल और कोई भी संविधान रिजिड, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं कि रिजिड और फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है देखते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, समझिएगा। जो हम लोगों का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर चेंजेस इजीली हो जाते हैं। किसके अंदर चेंजेस इजीली हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पर जो हम लोगों का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर चेंजेस इजीली नहीं होते। इसके अंदर क्या, चेंजेस इजीली नहीं होते। तो जो हम लोगों का फ्लेक्सिबल यानी लचीला संविधान है वो आसानी से बदला जा सकता है, और जो सख्त संविधान यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है दे कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। क्लियर हो गया। जैसे इंडिया में अगर आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, संविधान संशोधन करना है, तो इसमें आपको समय लगता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगता। पर अगर आपको कोई अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है, हो सकता है 5 से 6 साल चला जाए। अमेरिका में प्रेसिडेंट 4 साल में एक बार चुन के आता है, पर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो उसमें 5 to 6 ईयर्स का समय लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, रिजिड
दे कैन नॉट बी इजिली चेंज, फ्लेक्सिबल, दे कैन बी इजिली चेंज्ड। अब इंडिया का क्या है? विच कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैज? इंडिया हैज बोथ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोर भी है, सख्त भी है, लचीला भी है। हमने बोला ना, हम लोग की कंट्री को कितने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया था? हम लोग के कंट्री में 60 कंट्रीज के संविधान को रीड करने के बाद बनाया गया था। तो हमने अमेरिका की टफनेस भी उठाई है, ब्रिटेन की फ्लेक्सिबिलिटी भी उठाई है, दोनों को मिक्स कर दिया है। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये लचीला और कठोर के बीच का संविधान है। क्लियर हो गया? तो आपको फ्लेक्सिबल और रिजिड संविधान का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो याद रखिएगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज किसके अकॉर्डिंग होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ पे टॉप मोस्ट बॉडी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। तो नेता लोग हमेशा कितने पे आते हैं? सेकंड नंबर पे आते हैं। तभी आपने देखा ना मार्केट में नेता और वकील, यही दो लोग तो हमेशा राज करते हैं और तीसरा कोई कर कहाँ पाता है। तो इसी वजह से उनको अपनी ताकत पता है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। ठीक, एडवांटेज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान के क्या एडवांटेज होते हैं? ठीक, लिखित संविधान के क्या एडवांटेज होते हैं? देखिए, इट हैज ए क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट अंतर है। बेटा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसमें क्या सेंटर कर सकता है, क्या स्टेट कर सकता है, क्या पीपुल कर सकता है, आपकी क्या राइट्स हैं, सेंटर के क्या राइट्स हैं, स्टेट की क्या राइट्स हैं, ये क्लियरली डिफाइंड होते हैं। हर चीज इसमें एकदम अच्छे से बताई हुई होती है। मतलब इसमें कोई अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, दुरुपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा, इट हैज इलेबोरेट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लॉ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, गरीबों की हेल्प करनी है तो यहां पे पहले गरीब भी बताया जाएगा, हेल्प भी बताई जाएगी, हेल्प कैसे पहुंचाई जाएगी। तो मतलब यहां पे ईच एंड एवरीथिंग का क्या होता है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हर चीज यहां पे क्या होती है? विस्तृत व्याख्या के अनुसार बताई जाती है। हर चीज इसमें डिटेल्ड तरीके से बताई जाती है। ठीक, देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? डिसएडवांटेज। अगर लिखित संविधान हुआ तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? देखिए, इट टेक ईयर्स टू अमेंड एंड फॉर्मुलेट न्यू लॉ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। अगर आपको बेटा कोई रूल नया लाना है, नया रूल में चेंजेस करने हैं, तो आप उसको एकदम से नहीं चेंज कर सकते। कैसे? मैं इसका आपको एग्जांपल लेता हूं। बच्चों, आप लोग इंडिया के अंदर देखते हो हर चीज किसके अकॉर्डिंग चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग का पार्लियामेंट काम करता है। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर ही बिल बनाए जाते हैं। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर ही हम लोगों को प्रोटेस्ट करने और बात करने की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। अगर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई न्यू लॉ एंड कोई न्यू रेगुलेशन को लॉन्च करना चाहता है तो अपोजिशन पार्टी उस पे हाय हल्ला करके, विद्रोह करके उसको इजिली नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? इजिली चेंज नहीं करने देते। अब जब इजिली बच्चे चेंज नहीं होगा, तब बताइए हम लोगों का जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, बदलाव का प्रोसेस है, क्या वो आसानी से हो पाएगा? बिल्कुल आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक, और लिखित संविधान का नुकसान यही है, नया कानून को लाने में एकदम से क्या होता है? समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अलिखित संविधान किसको कहते हैं? पढ़िएगा। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशन which has no provision on laws of constitution in writing form in a single book। ये संविधान एक पुस्तक में लिखित रूप से नहीं पाया जाता। जैसे आज इंडिया की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें हर चीज एक बुक के अंदर लिखा हुआ है ना। तो जिस कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे कोई चीजें एक साथ नहीं लिखी हुई होती। क्लियर हो गया? आगे, दे आर नॉट कोडिफाइड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। उनको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा जाता। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ब्रिटेन हो गया, क्या हो गया बच्चे? ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन के अंदर
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने राज किया लगभग 297 ईयर्स, नहीं 247 ईयर्स नहीं 347 ईयर्स अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन आज तक रिटन नहीं है। पर वो माउंटबेटन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए और यहाँ पे उन्होंने एक एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दिया। ये एक्चुअल उनकी डिमांड नहीं थी, ये हम इंडियंस की डिमांड थी कि हम लोगों का एक अपना खुद का क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इस संविधान में क्या होता है, संरचना तरीके से नहीं किया जाता, मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्रोसेस नहीं किया जाता। दे इवॉल्व थ्रू द टाइम बाय टाइम प्रोसेस। मतलब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, जैसे हम लोग की इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जब उसने कितने 2 years 11 month 18 days 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, बट पर उसने 1 आर्टिकल से आर्टिकल नंबर 395 तक एक साथ सारी चीजें लिख दी थी। वो बुक रेडी हो गई जब 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तो उसके अंदर हर चीजों का मेंशन किया गया था, और जो चीजों का मेंशन नहीं था उसके अंदर टाइमली अपग्रेड कर दी गई। क्लियर हो गया। पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रूल आज बन गया, 10 साल बाद एक दूसरा रूल आ गया, 15 साल बाद एक तीसरा रूल आ गया। तो जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनती है वो एक साथ नहीं बनती है, वो क्या बनती है, ओवर अ टाइम बनती है, एक समय के अकॉर्डिंग बनती चलती है। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। ठीक, अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दे आर फ्लेक्सिबल। बेटा जितना भी लिखित संविधान होगा वो अनलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो बहुत ही लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई कोडेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है। अभी बोला गरीब की मदद करनी है, अब बोला गरीब की मदद नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गरीब की मदद करनी है, अब आपने एक बार मदद कर दी तो गरीब ने उस हेल्प को ली, उसने शादी कर ली, उससे बच्चे हो गए, अगर आपने वो हेल्प बंद कर दी तो गरीब के बच्चे मर जाएंगे। तो यहाँ पे आप चीजों को इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पर जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कोई चीज इतनी मतलब इलेबोरेटली लिखी नहीं होती, तो वहां पे आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे क्या सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, इसमें संसद सर्वोच्च होती है। तो याद रखना इंडियन जुडिशरी और ब्रिटिश जुडिशरी में डिफरेंस क्या होता है, इंडियन जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट पे है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट टॉप मोस्ट पे है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्यायपालिका होती है यानी जुडिशरी होती है, उसके पास लिमिटेड पावर होती है। दे आर नॉट कोडिफाइड, उनको संहिताबद्ध नहीं है, मतलब उनको संहिताबद्ध तरीके से क्या होता है, नहीं बनाया जाता। क्लियर हुआ, चलते हैं हम लोग आगे। एडवांटेज ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एडवांटेज होते हैं। It is advantageous for a country which is looking for speedy growth, where new law can be easily enforceable. एग्जाम्पल ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड। बेटा आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। आज कौन सा ईयर चल रहा है, आज 2020 चल रहा है। तो लगभग मैं बोल देता हूँ 70 ईयर्स हो गए हम लोगों को रिपब्लिक हुए। कितना हो गया, 70 साल हो गए रिपब्लिक हुए। ठीक, मैं इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा हूँ, रिपब्लिक बोल रहा हूँ। 70 ईयर्स हो गए हम लोग क्या हुए, रिपब्लिक हुए। अब इसमें हुआ क्या, अगर आज T20, हम लोग आज 2020 में है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, 1946-47 से काम स्टार्ट हो गया था। बेटा चीज बताओ, उस समय के जो रिसोर्सेस थे, उस समय के जो थॉट प्रोसेस थे, वो चीजें क्या आज 2020 में एप्लीकेबल हैं? बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, बट अब टाइमली उसको हम लोग को चेंज कर देना चाहिए। पर क्योंकि हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज में कैसे होगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। तो इसको करने में भी हम लोगों को बहुत समय लगेगा। पर ब्रिटेन एक अनरिटन संविधान है, तो ब्रिटेन के लोगों को चेंजेस अडॉप्ट करने में बहुत आसानी होगी। वो रूल कल तक था, हटा दिया, आज हम लोग नया रूल लेके आ गए। देखिए वर्ल्ड की लंदन और न्यूजीलैंड दो बहुत प्रॉस्परस कंट्रीज हैं। न्यूजीलैंड को आप देखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये तो बेटा अंडर 10 ही रहता है। मतलब न्यूजीलैंड में अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप
व्यापार करने के लिए देखो तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है। इंडिया में एक काम को करने के लिए लगभग 108 डॉक्यूमेंट्स 108 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। न्यूजीलैंड को काम करने के लिए लगभग 10 से 15 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी न्यूजीलैंड आ गया। रीज़न हम लोग टाइमली चेंज कर सकते हैं। अगर इंडिया में कोई आएगा बिजनेस करने के लिए बाहर से, पहले इन्वायरमेंट से क्लियर लो, पहले डीएम से क्लियर लो, फिर इससे क्लियर लो, उससे क्लियर लो, क्लियर लेते लेते ही वो कहता भाग जाता है, कहता हमें यहाँ काम ही नहीं करना, आप लोग इस लायक ही नहीं हो। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फायदा है कि चीज़ों को इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर एक इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज बच्चे ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें अपने किसी पर्सनल फेवर देने हैं, जैसे मान लो हम ब्रिटेन में हैं, ब्रिटेन की रूलिंग गवर्नमेंट में हम पहुंच गए हैं, हमें अगर किसी बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है तो हम उसको इजीली फायदा पहुंचा सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करके। पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज क्या है? लॉज आर अनक्लियर एंड कैन डेलिबरेटली मॉडिफाइड टू गिव एडवांटेज टू द पर्सन। अपने लोगों को आप लाभ देने के लिए क्या कर सकते हो? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखो, जो क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैज एनीथिंग इन रिटन। क्या अलिखित संविधान में लिखित कुछ नहीं? फिर से, डज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैज एनीथिंग इन रिटन। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग के एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे मैंने ये कोटेशन को उठा के आपके सामने रखा है कि मेंस में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपको इसके बारे में 250 वर्ड 500 वर्ड्स के अंदर आपको अपना लिखना होता है, जितना क्वेश्चन का मार्क्स होते हैं। तो चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जरा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। नो मतलब डज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैज एनीथिंग इन रिटन। नो, ऐसा नहीं है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर इन सम सेंस रिटन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स होता है वो लिखा हुआ है, बट इट मीन्स इट वॉज नॉट प्रोमलगेटेड एट वन टाइम। मैं भी बोला ना कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ नहीं आता, ये स्लोली डेवलप होता है। पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ डेवलप कर दिया जाता है। नहीं, संविधान के स्रोत कुछ अर्थों में लिखे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह एक समय में प्रकाशित नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है। अब आपने अभी तक क्या चीजें नोट करी? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है। ब्रिटेन का क्या है? अनरिटन है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, अनरिटन में हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है। रिटन में हर चीज कोडिफाइड होती है, अनरिटन में कोई भी चीज कोडिफाइड नहीं होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है। इंडिया को रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में रखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फिर से, जिस कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे टॉप में क्या होता है? जुडिशरी होती है, यानी कानून होता है, कानून व्यवस्था होता है, संविधान होता है, कानून को पालन कराने वाला होता है। जिस कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चे, वहां पे टॉप पे हमेशा पार्लियामेंट होती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में टॉप मोस्ट बॉडी सुप्रीम कोर्ट है कि पार्लियामेंट है, तो आपको आंसर लिखना है सुप्रीम कोर्ट। बट एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट और पार्लिया के बीच में हम लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बनाई गई है ताकि कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। क्लियर हो गया बच्चे? चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। थिंग्स टू रिमेंबर, याद करने वाली चीज है बच्चे, जरा इसको बड़े ध्यान से देखना। ये आपके लिए मैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स लेके आया हूं, ये किसी किताब में नहीं दी हुआ। इंडिया हैज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स हैं 117369। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 1,17,369 शब्द दिए हुए हैं। मोनाको, ये बिस्किट का नाम नहीं है, मोनाको एक कंट्री है जहां पे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने वर्ड में लिखा हुआ है? 3814 वर्ड्स के अंदर। और अमेरिका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी स्टार्टिंग 1620 एडी में कर दी गई थी। तो अभी आपने क्या जाना? सबसे बड़ा किसका है? इंडिया का।
सबसे छोटा किसका है? मोनाको का। सबसे पुराना किसका है? अमेरिका का। क्लियर हो गया? ये 3 चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीजें। चलते हैं अगली स्लाइड पे। 2017 के अनुसार ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड हैज टोटली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज केवल ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में ही टोटल ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं तो ये इजराइल भी था, कनाडा का कुछ स्टेट्स थे, चाइना था, इन सब में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। बट स्लोली इन लोगों ने अपने लॉस को कोडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया है। अब उनको हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि उन्होंने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया गया है। 2017 की रिपोर्ट तक ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ही इस समय टोटली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और देखो टोटली प्रॉस्परस भी हैं। ठीक, इसमें फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या इंडिया को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ जाना चाहिए? अभी 20 जुलाई 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल निकला था, डज इंडिया शुड मूव ब्रिटेन और न्यूजीलैंड वे, दे शुड ऑल्सो गो फॉर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दे शुड चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उनको अपना संविधान बदल देना चाहिए? आप इसके ऊपर कमेंट लिखिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने बारे में बताइएगा कि आप के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड फॉर वास्ट साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों का संविधान इतना बड़ा है, उसमें किन किन फैक्टर्स ने योगदान दिया? इसमें सबसे पहला है भौगोलिक कारक, दूसरा है ऐतिहासिक कारक और तीसरा है समस्त भारत के लिए एकल संविधान। यानी सबसे बड़ा क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। बच्चे एक चीज बताओ, इंडिया के अंदर आपको हर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे जाते हैं तो लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आ जाते हैं ना। लैंग्वेज हम लोग की क्या हो जाती है? बदल जाती है। जब इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो भी 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के, तो बच्चे आपको देखना पड़ेगा ना कि ये सभी जाति, सभी मतलब कास्ट, सभी धर्म, सभी रिलीजन, सभी पीपुल्स के ऊपर इक्वली फिट बैठे। तो बच्चा इसको चेक करने में, एप्लीकेबिलिटी देखने में समय लगता है ना। इसीलिए इंडिया की ज्योग्राफी की वजह से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का क्या लग गया? समय निकल गया। हिस्टोरिकल फैक्टर, कौन कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर थे जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी होने पर विवश किया? एक चीज देखो बेटा, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे उस समय इंडिया के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी, राजाओं का शासन था, कोई कहीं से भी एंट्री कर लेता था, उस राजा को सेट करना होता था, उसका काम स्टार्ट हो गया। अब इंडिया ने एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ धोखा खाया है, तो इंडिया के डीएनए में ये चीज आ चुकी है कि हम लोग को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि इन फ्यूचर कोई कंट्री बिजनेस करने आए और वो इंडिया के ऊपर कब्जा ना कर सके। तो हम लोग को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इस अकॉर्डिंग फ्रेम करने पड़े थे। तो हिस्टोरिकल रीजन भी था कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में समय लगा। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल इंडिया। अब एक चीज देखो, इंडिया में कितनी स्टेट में 27-28 डिफरेंट लैंग्वेज और छोटी बड़ी बहुत सारी अनगिनत लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और हम लोग को 1 कंट्री 1 रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना है। श्रीनगर और लेह में ठंडियों में टेम्परेचर -40 चला जाता है। कानपुर में क्या कहते हैं, ठंडियों में 10 डिग्री होता है, गर्मियों में 50 होता है। केरला में क्या कहते हैं, बारिश ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में बारिश ज़्यादा होती है। कलकत्ता में साइक्लोन आ जाता है। ये सारी एरियाज के अपने फीचर्स हैं, बट हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। 1 इंडिया 1 नेशन 1 रूल एंड रेगुलेशन। तो बेटा इसमें समय लगता है इसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कारक जो हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए योगदान करते हैं। तो ये कारण थे जिनकी वजह से हम लोगों का संविधान एक तो इतना बड़ा हुआ और एक तो इतना समय लग गया उसको बनने के अंदर। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं।
ब्लेंडेड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा हम लोग ये फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम लोग का पहला फीचर था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिनिश हुआ। मैंने लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लक्ष्मीकांत में खाली एक पैराग्राफ में बताया गया है। मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स, उसके प्रोस, एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फीचर पढ़ रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। मैंने क्या बोला था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटेन की तरीके फ्लेक्सिबल और अमेरिका की तरीके रिजिड नहीं बनाया गया, दोनों में से बीच का रास्ता निकाला गया है। तो आइए पढ़ते हैं, पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच टेक्स व्हाट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ पे एक परिभाषा लिखी है, कठोर संविधान क्या है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट मॉडिफाइड, यही मैंने अभी आपको बताया। कठोर संविधान क्या है? यह एक संविधान है जिसे संशोधित होने में अधिक समय लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पे कठोर शब्द का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पे पिटाई होती है, मार पड़ती है, कोई दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कठोर का मतलब होता है वो कितनी जल्दी चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया? और दूसरा है इट कैन टेक ईयर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू होने में क्या लगता है? सालों का समय लगता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक, कठोर संविधान क्या है मैं। अब व्हाट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान किसको बोलते हैं? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच डज नॉट टेक ईयर्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। लचीला संविधान वो संविधान है जिसको सालों नहीं लगते इंप्लीमेंट करने के लिए। इट कैन बी चेंज्ड इजिली, उसको इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था। अब आपने इसके बीच के क्या हुआ डिफरेंस सारे समझ लिए। अब हम लोग तीसरा चलते हैं। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो थर्ड फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, इसको हम लोग समझते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझिए फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरेशन या फेडरल का मतलब क्या होता है बच्चे? फेडरेशन का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है राज्यों से मिलके बना है। मतलब इट इज फॉर्म्ड by joining so many states. It is formed by joining so many states. ठीक, फेडरेशन का मतलब ये होता है वो कई सारे स्टेट से मिलके वो कंट्री बनती है, उसको फेडरल कंट्री बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हम लोग के इंडिया में भी तो कई सारे स्टेट्स ने मिलके कंट्री बनाया हुआ है। बच्चे आप जान लेना अमेरिका एक फेडरेशन है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर से, अमेरिका एक फेडरेशन है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका अर्थ क्या है, इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिएगा। फेडरल स्ट्रक्चर और इसका अर्थ क्या है देखते हैं। देखो बेटा, फेडरेशन में दो प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे देख लो, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है। ठीक, ये मान लेते हैं अभी कंट्री है।
इनको लगा कि हमें मिलके एक देश बना लेना चाहिए, ये मिल गए, इन्होंने एक बना ली कंट्री, और इस कंट्री का नाम हो गया अमेरिका। इस कंट्री का क्या नाम हो गया? अमेरिका। बेटा अमेरिका जब स्टार्टिंग में बना था तो अमेरिका 13 स्टेट्स के साथ बना था। अमेरिका का फॉर्मेशन कितने स्टेट्स के साथ हुआ था? 13 स्टेट्स के साथ हुआ था। आज अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? आज अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अब एक चीज देखो, ये जो 13 स्टेट्स जब आपस में मिले थे तो इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन रख ली कि हम इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपके साथ शामिल हो रहे हैं। जब तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होगी तब तक हम साथ रहेंगे। जब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं होगी, हमारी मर्जी होगी, हम जब चाहेंगे तब फेडरेशन से अलग हो जाएंगे। तो फेडरल कंट्री का मतलब ये होता है वहां के स्टेट उस कंट्री से जब चाहें तब निकल सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के स्टेट्स जब चाहें अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो जो स्टेट ने अमेरिका बनाया उन स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्लियर हो गया? पर जो इंडिया का केस है, इंडिया को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे यहाँ पे एक ये दिल्ली है, इसने इसको सबको क्या हुआ है? पकड़ रखा है, और यहाँ पे ये सब एग्रीमेंट में आए हैं। मतलब एक होता है होल्डिंग टुगेदर, ये लोग थे फॉर्म्ड टुगेदर, इन्होंने मिलकर बनाया है। क्लियर हो गया? तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अमेरिका को एक फेडरल स्टेट बोलते हैं। पर इंडिया के अंदर देखो अमेरिका का भी सिस्टम इन्होंने रखा है, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंशिएशन भी रखा हुआ है। सेंटर का चीफ मिनिस्टर भी होगा, स्टेट और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी होगा। बट इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम और डाल दिया, यहाँ पे कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता, पर अमेरिका के अंदर कोई भी स्टेट क्या हो सकता है? अमेरिका से अलग हो सकता है। इसीलिए इंडिया को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बेस। यानी हमने फेडरलिज्म नहीं बनाया है, हमने फेडरल एक स्ट्रक्चर, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के पार्ट को हम लोगों ने मिक्स कर दिया और एक स्ट्रक्चर बना दिया सेंटर और स्टेट का। अभी आप लोगों ने न्यूज में भी कई बार सुना होगा, अभी जो कृषि बिल आया था, कौन सा बिल आया था? कृषि बिल आया था। इसको ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये बिल ने तो स्टेट्स की जो अथॉरिटी है, मतलब जो लिस्ट स्टेट की लिस्ट के अंदर आता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी। तो बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे फाइनली पावरफुल कौन होता है? सेंटर पावरफुल होता है। क्लियर हो गया? तो इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बेस को क्या किया गया है? अपनाया गया है। ठीक, देखते हैं हम लोग कहां पे थे? ये ठीक। तो दो प्रकार की फेडरेशन होती हैं, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है इंडिया, होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। और कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है अमेरिका। इंडिया को 100% फेडरल नहीं, फेडरल का रस पिलाया गया है। क्लियर हुआ? ठीक, चलते हैं आगे। आवर इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमारा भारत एक महासंघ बना हुआ है। क्लियर हुआ? चलते हैं हम लोग आगे। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन इज नोवेयर मेंशन, इंस्टेड यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड। मतलब मैंने आपको बोला ना, भारत के संविधान में चैप्टर आर्टिकल नंबर 1 पढ़ेंगे, इंडिया इज फेडरेशन ऑफ स्टेट,
नहीं लिखा है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट ये लिखा हुआ है। तो मतलब हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं मेंशन ही नहीं है, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, यूनियन मेंशन है। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, संघवाद, सहकारी संघवाद कहा जाता है। कॉर्पोरेट फेडरलिज्म क्या होता है? कॉर्पोरेट फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को तो फॉलो करते हैं बट 100% फेडरेशन नहीं देते। याद रखना इंडिया और अमेरिका में डिफरेंस यही है, अमेरिका का कोई भी स्टेट अमेरिका से जब चाहे अलग हो सकता है, इंडिया का कोई भी स्टेट जब चाहे अलग नहीं हो सकता। इसका डिटेल्ड हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास मतलब इसके बाद वाला चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। बस आप याद रखिएगा इंडिया को फेडरेशन का रस दिया गया है, बस दैट्स इट। यहां पे रस का मतलब मैं जूस की बात कर रहा हूं। इन फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट कैन कम आउट ऑफ कंट्री एनी टाइम। देखिए अभी यही तो मैंने बोला था, संघीय ढांचे में किसी भी समय राज्य देश से क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। बट इन केस ऑफ इंडिया नो स्टेट कैन ब्रेक फ्रॉम इंडिया। यही मैंने अभी आपको समझाया था, भारत से क्या कोई अलग नहीं हो सकता। क्लियर। अगला चौथा है हम लोगों का पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। देखिए हमेशा दो प्रकार की गवर्नमेंट सिस्टम होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है बेसिक समझ लीजिए, मैं आपको अलग से स्लाइड में बता देता हूं। देखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है हम लोगों का राज्यसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है हम लोगों का क्या, राज्यसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक होता है हम लोगों का लोकसभा और एक होता है हम लोगों का क्या, राज्यसभा। अब एक चीज देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड होता है, यहां पे जो हेड होते हैं वहां पे पीएम होता है। क्या होता है, पीएम। और पीएम को कैसे चुना जाता है, लोकसभा से जनता के द्वारा चुना जाता है। पीएम राज्यसभा से भी आ सकता है बट क्या कहते हैं, लोकसभा मेन माना जाता है कि इंडिया को पीएम लोकसभा से चुना जाता है। जब मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा भी क्या हुए थे, चुन के आए थे। तो बेटा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें देखिए अगर कोई भी बिल पास करना है तो वो बिल लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा और यहाँ पे ये जाएगा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बताने का मतलब है पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारे हाउस एक साथ मिल के काम करते हैं। बट बेटा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर निर्भर करता है। मतलब वहां पे प्रेसिडेंट हो गया, उसका जो सीनेट हो गया, ये सब अलग अलग ढंग से काम करता है। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली चुना जाता है, उनके गवर्नमेंट की बॉडी अलग चुनी जाती है, दोनों के काम ही अलग अलग होते हैं। और प्रेसिडेंट के पास इसमें वीटो होता है, मतलब वन मैन वन शो होता है। क्लियर हो गया सभी को। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम का बात करा गया है, इंडिया में किसकी बात करी गई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की। बट बच्चे याद रखना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा जो टॉप मोस्ट बॉडी होती है वो क्विंग और क्वीन की होती है। बट इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में जो टॉप मोस्ट बॉडी होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। देखो फिर हम लोग ने यहाँ पे घोटाला करा, क्या घोटाला करा, ब्रिटेन और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, उठा के क्लब कर दिया। अमेरिका में टॉप मोस्ट होता है प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में होता है टॉप मोस्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ने अमेरिका से प्रेसिडेंट उठा दिया, उसको टॉप मोस्ट बना दिया। ब्रिटेन से सबसे पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर, उसको उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब देखो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो नहीं होता, वहां की महारानी होती है। महारानी एक मोनार्क होता है। मोनार्क का मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चुने जाते हैं। मतलब वो प्रिंस होंगे, उनके बच्चे अगले प्रिंस होंगे, उनके बच्चे अगले प्रिंस होंगे। तो जो एलिजाबेथ का खानदान है वो आज तक अमेरिका पे, वो ब्रिटेन के ऊपर शासन कर रहा है, टॉप मोस्ट बॉडी होल्ड करे हुए। उसके पास कोई पावर नहीं होती, बस खाली चिल मारने के लिए बना होता है। बट इंडिया
इंडिया ने, अब आप कहोगे किंग और क्वीन को क्यों नहीं रखा? भैया इंडिया के जितने क्रांति थे उनका काम ही ये था राजा महाराजा अंग्रेजों के शासन को खत्म करना। अगर ये इंडिया की टॉप बॉडी प्रेसिडेंट को ही किंग और क्वीन बना देते तो आज़ादी दिलाने से कोई फायदा होता? कोई फायदा ना होता। इसलिए इंडिया ने क्या किया, प्रेसिडेंट अमेरिका का उठा लिया और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का उठा लिया, दोनों को उठा के क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें टॉप मोस्ट बॉडी होगा प्रेसिडेंट, पावरफुल बॉडी होगा प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ स्टेट, देश का प्रथम और सरकार का प्रथम। क्लियर हो गया? आइए इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। संसदीय प्रणाली विधान और कार्यकारी के बीच सहयोग पर आधारित है। अभी मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, मिलके काम करते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल। बेटा ये वेस्टमिनिस्टर, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर में है, तो इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड हम लोगों की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा मेजॉरिटी पार्टी रूल। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इसमें कुछ सांसदों को मनोनीत किया जाता है और कुछ लोगों इलेक्टेड होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, चुन के आते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब जिस पार्टी का देश के अंदर बहुमत ज्यादा होगा वो सत्ता में आएगी। अगला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी, हर चीज की बराबरी से जिम्मेदारी होगी। लीडरशिप ऑफ पीएम और सीएम। एक चीज जान लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में या तो पीएम होगा या तो क्या होगा, सीएम होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अगर लोअर हाउस के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, फिर से अगर लोअर हाउस के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है तो लोअर हाउस क्या हो सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के फीचर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।